हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल। अध्याय 4 है बाजार के प्रकार एवं मूल्य निर्धारण। तो आज का प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों। इसके पहले प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 जो हैं ये हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो आज का प्रश्न है एकाधिकार बाजार से क्या आशय है, या एक तरह से और प्रश्न बन सकता है एकाधिकार बाजार से क्या तात्पर्य है। एकाधिकार शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एकाधिकार जो शब्द है वो कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द है मोनोस तथा दूसरा शब्द है पोलस से बना है। मोनस का अर्थ है अकेला और पोलस शब्द का अर्थ है विक्रेता। इस प्रकार एकाधिकार बाजार इस प्रकार की अवस्था है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है और उसका वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। जो उत्पादक विक्रेता होता है उसकी वस्तु पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। एकाधिकार बाजार को कैसे परिभाषित करते हैं दोस्तों? तो प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दिया है। एकाधिकार बाजार की परिभाषा को परिभाषित किया है। एकाधिकारी वह है जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये एकाधिकार बाजार की परिभाषा है प्रोफेसर जे.के. मेहता के अनुसार कि ये एकाधिकारी वह है जिसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है एकाधिकार बाजार की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। पहला नंबर है एकाधिकारी अपने वस्तु का अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है। यानी एकाधिकारी जो उत्पादक है वो स्वयं उत्पादक करता और विक्रेता यानी बेचता भी है। एकाधिकारी वस्तु की एक विशेषता है। दूसरा है कोई फर्म आसानी से बाजार में प्रवेश करने की स्थिति में नहीं होती। तीसरा है वस्तु का कोई निकट स्थापन्य नहीं होता है। जो वस्तु का निकट स्थापन्य होता है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है? ये ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। वास्तविक जीवन में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता और ना एकाधिकार की स्थिति होती है। वास्तविक जीवन में हमारे जीवन में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता और ना एकाधिकार की स्थिति में होती है। यह दोनों स्थितियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं, उल्टा होती हैं। इन दोनों के बीच की स्थिति को अपूर्ण बाजार कहते हैं। इन दोनों की जो बीच की स्थिति होती है तो इनको क्या कहते हैं? अपूर्ण बाजार कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार दोनों बाजारों के गुण विद्यमान होते हैं। क्या विद्यमान होते हैं? प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार, ये दोनों बाजारों के जो गुण होते हैं उनमें विद्यमान होते हैं। अब हम अपूर्ण प्रतियोगिता को कैसे परिभाषित करती हैं? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार ये अपूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा है दोस्तों। इन्हें ये परिभाषा याद कर लीजिए। अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की अवस्था है। अपूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की अवस्था है। ये परिभाषा किसने दी है? तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी है ये परिभाषा। अगला प्रश्न है एकाधिकारी प्रतियोगिता किसे कहते हैं? दोस्तों ये प्रश्न 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रोफेसर चैमलिन के अनुसार एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के अनेक विक्रेता होते हैं। किंतु सभी विक्रेताओं की वस्तु मिलती जुलती होने के पश्चात उपभोक्ताओं की दृष्टि में पूरी तरह समरूप नहीं होती है। जो सभी विक्रेता होते हैं उनकी वस्तु क्या होती है? एक दूसरे से मिलती जुलती है। उसके पश्चात जो उपभोक्ता होते हैं उनकी दृष्टि पूरी तरह से समरूप नहीं होती। अगला प्रश्न है सामान्य मूल्य से क्या आशय है? दीर्घकालीन मूल्य या सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जो दीर्घकालीन एक लंबे समय से जो मूल्य होता है। सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जो दीर्घकाल में मांग और
पूर्ति को संतुलित करता है, मांग और पूर्ति को संतुलित करता है। दीर्घकाल समय में वह अवधि होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, उसकी मांग के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जब कभी वस्तु की मांग स्थायी रूप से घट जाती है या बढ़ जाती है, जब कभी वस्तु की मांग घट जाती है बढ़ जाती है, तो पूर्ति भी उसका अनुकरण करके घट जाती है या बढ़ जाती है। जब कोई वस्तु की मांग दोस्तों घटती बढ़ती है तो उसी तरह पूर्ति भी उसका अनुकरण करके घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ति को ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस प्रकार पूर्ति मांग के बराबर हो जाती है और मांग पूर्ति में स्थायी संतुलन स्थापित हो जाता है, और जो मांग और पूर्ति में स्थायी संतुलन है वो क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है।